मार्च 1981 की एक सुबह उसे आज फिर काम पर जाना था, लेकिन पहले दो दोस्तों को एयरपोर्ट भी तो छोड़ना था, इसीलिए वो घर से ही तैयारी करके निकला। लंच बॉक्स भी साथ ले लिया कि एयरपोर्ट से ही काम पर चला जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज यहाँ इस शहर में बल्कि मुल्क में ही उसका आखिरी दिन है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो हाईजैकर बनने वाला था। पाकिस्तान की तारीख की बदनाम तरीन हाईजैकिंग का एक किरदार बनने वाला था। एक ऐसी हाईजैक की जो 13 दिन तक चला, यानी अपने ज़माने की सबसे तवील हाईजैकिंग। ये एक नहीं, पूरे 3 मुल्कों पर फैली हुई थी, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और फिर शाम तक। इस हाईजैकिंग में कोई जान से गया तो कई लोगों की जान भी बच गई, लेकिन दुनिया ने देखा कि हाईजैक करने वाले और करवाने वालों का अंजाम बहुत ही बुरा हुआ, और जिन लोगों को रिहा करवाया गया उनमें से ज़्यादातर की ज़िंदगी तो अज़ाब बन गई। तो आइए आज रफ्तार पर जानते हैं PIA की फ़्लाइट PK326 की कहानी, जिसकी बुनियाद असल में पड़ी थी तकरीबन 4 साल पहले। ये 3 जुलाई 1977 है। इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी हालात बहुत ख़राब हैं। जनरल खालिद महमूद आरिफ परेशान हैं और इसी परेशानी में वो खुफिया तौर पर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात करते हैं और उन्हें हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के बारे में बताते हैं। वो भुट्टो को मुखलिसाना मशवरा भी देते हैं कि अपोजिशन से फ़ौरन मुज़ाकरात करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि देर हो चुकी थी। इससे पहले कि भुट्टो कोई कदम उठाते, 5 जुलाई 1977 का वो दिन आ गया। एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की गई है। ये तब्दीली जो गुज़श्ता शब आधी रात को शुरू हुई, आज सुबह ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पुरअमन तौर पर ख़त्म हुई। ये तमाम कार्रवाई मेरे हुक्म पर अमल में आई। अब आइन मुअत्तल था और असम्बलियाँ भी ख़त्म और मुल्क पर राज था फ़र्द वाहिद का, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का। वो मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, लेकिन भुट्टो की अवामी मकबूलियत से बहुत खौफजदा भी थे। इसलिए ज़िया ने फैसला कर लिया, सितंबर 1977 में भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा कि फिर वो कभी नहीं छूट पाए। उन पर कत्ल का मुकदमा चला और 4 अप्रैल 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में उन्हें फांसी दे दी गई। एक ऐसा फैसला जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। उस दिन बचा कुचा पाकिस्तान मजीद टूट गया, यहाँ तक कि खुद भुट्टो ख़ानदान में भी फूट पड़ गई। मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद के रास्ते पर चल पड़े और बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का फ़लसफ़ा अपना लिया और सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार कर लिया। अवामी रद्द अमल का ख़तरा बहुत ज़्यादा था, जिसे दबाने के लिए ज़िया हुकूमत ने बड़ी सख्त पॉलिसियाँ अपनाई। लोगों को सरेआम सज़ाएँ दी जाती, उन्हें कोड़े मारे जाते, जेलें सियासी कारकुनों से भर दी गई, अखबारात पर सेंसरशिप लगा दी गई। लेकिन लावा अंदर ही अंदर पिघलता रहा और बिलाखिर फट पड़ा, जिसकी पहली अलामत बनी PK326 का अगवा। इस बदकिस्मत तैयारे की कहानी कराची से शुरू हुई और उसको अगवा करने वालों की कहानी का आगाज भी इसी शहर से हुआ। कराची हमेशा से हिज़्ब इख्तिलाफ का शहर था। अयूब खान के खिलाफ तहरीक से लेकर आज तक हर हुकूमत को टफ टाइम कराची से ही मिलता है। इसीलिए भुट्टो की फांसी के बाद यहाँ के हालात ख़राब होने ही थे और हुए भी। और कराची में हालात ख़राब होने की वाज़ेह तरीन झलक नज़र आती थी जामिया कराची में। यहाँ आए दिन पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से झगड़े होने लगे। नवंबर 1980 में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के एक जियाले ने मुखालिफ तलबा तंजीम का एक बंदा कत्ल कर दिया। ये बड़ा वाक़या था, इसलिए भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब वो आगे आगे था और पुलिस पीछे पीछे। उसे अफगानिस्तान भाग जाने का मशवरा दिया गया और वो उस मशवरे पर अमल करते हुए काबुल पहुंच गया, जहां उसका इंतजार कर रहे थे मीर मुर्तज़ा भुट्टो। वो मुर्तज़ा जो हर कीमत पर अपने बाप के कत्ल के बाद बदला लेना चाहते थे और उसके लिए हर इंतहा पर जाना चाहते थे। इतने ज्यादा तलवार देते भी हो, फिर कहते हो लाशों की भी बात ना करो। कुछ तो होगा, कहीं तो इस्तेमाल करेंगे इन तलवारों को। उनका पहला हदफ था PIA का एक तैयारा अगवा करना। हाईजैकिंग मुर्तज़ा के ख्वाबों में से एक ख्वाब था।
कम से कम उनके करीबी साथी तो यही कहते थे। उन्होंने पहली बार अपना हाईजैकिंग प्लान पेश किया था जुलाई 1979 में, यानी भुट्टो की फांसी के सिर्फ 3 महीने बाद। ये प्लान उस वक्त के अफगान इंटेलिजेंस चीफ असदुल्ला सरवरी को दिखाया गया था। मंसूबा था PIA की इस्तांबुल से आने वाली किसी फ्लाइट को अगवा करके काबुल लाने का। अफगान चीफ ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जहाज अगवा करके दमिश्क या बैरूत या तराबलस ले जाएं, लेकिन ये काबुल नहीं आना चाहिए। ये वो ज़माना था जब अफगानिस्तान में हालात तेज़ी से बदल रहे थे। जल्द ही हुकूमत भी बदल गई और इंटेलिजेंस चीफ भी। तब मुर्तज़ा ने नया प्लान नए चीफ नजीबुल्लाह के सामने रखा। उन्होंने भी यही कहा, जहाज अफगानिस्तान नहीं आना चाहिए। जब हाईजैकिंग प्लान पर अमल दरामद शुरू हुआ तब भी हिदायत एक ही थी, जहाज अफगानिस्तान नहीं आना चाहिए। आखिर मुर्तज़ा हाईजैकिंग ही क्यों करना चाहता था? क्योंकि उस जमाने में हाईजैकिंग का बड़ा चाम था। अगस्त 1969 की लैला खालिद से लेकर 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के वाक़ये तक 70 की दिहाई में हाईजैकिंग की कई ऐसे वाक़यात पेश आए जिनमें हाईजैकर्स अपने मुतालबात बनवाने में कामयाब रहे। और सबसे बढ़कर ये कि उसमें मीडिया अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती थी। इसीलिए मुर्तज़ा हाईजैकिंग के ज़रिए दुनिया को बताना चाहते थे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। लेकिन उस मंसूबे पर अमल दरामद बड़ा मुश्किल था। उसके लिए मुर्तज़ा को कोई चलता पुर्जा चाहिए था और वो मिल गया। वही लड़का जो कराची से भागकर काबुल पहुंचा था, उस काम के लिए परफेक्ट था। एक चिंगारी, एक शोला, बल्कि एक चलता फिरता बम। नाम था सलामुल्लाह टीपू, मुर्तज़ा भुट्टो की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पहला आर्मी चीफ। मुर्तज़ा ने टीपू के साथ जो पहला प्लान डिस्कस किया वो यही था, हाईजैकिंग प्लान। PIA का कोई जहाज अगवा करने का मंसूबा लेकर टीपू जनवरी 1981 में कराची वापस आया। प्लान के लिए फंड्स चाहिए थे, तो इसके लिए कराची में कुछ डकैतियां की और रिक्रूटमेंट भी की। पहला बंदा जो टीपू ने भर्ती किया वो था कराची यूनिवर्सिटी का नासिर जमाल। नासिर की कहानी टीपू से काफ़ी मिलती थी। वो फरवरी 1981 में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची का सदर बना। लेकिन अगले ही दिन जामिया कराची में एक और क्लैश हो गया। इस बार भी फायरिंग हुई और फिर मुखालिफ तलबा तंजीम का एक कारकुन मारा गया। 6 लोगों पर कत्ल का केस बना, जिनमें नासिर भी शामिल था। अब उसका हाल टीपू वाला था। भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था और डूबते को तिनके का सहारा नासिर को टीपू मिल गया। यूं वो भी हाईजैकिंग प्लान में शामिल हो गया। बल्कि ये समझ लें कि नासिर के पास पाकिस्तान से भागने का दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। तीसरा हाईजैकर था अरशद अली खान। जी हाँ, वही स्टील मिल्स का मुलाजिम। उसका सियासत से कुछ खास लेना देना नहीं था, ना ही वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में था। वो तो बस टीपू का दोस्त था। टीपू जब अफगानिस्तान से वापस आया था तो अरशद के घर पर ठहरा था, इसीलिए एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी अरशद ही आया था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 2 मार्च 1981 PIA का एक बोइंग 720 तैयारा कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था। फ्लाइट PK 326 को आज कराची से पेशावर जाना था, लेकिन वो 2 घंटे लेट थी। एयरपोर्ट से बाहर स्टील मिल्स की एक बस मौजूद थी, जिसमें सलामुल्लाह टीपू, बाकी दोनों हाईजैकर्स और चंद दीगर साथी मौजूद थे। यहीं पर टीपू ने पहली बार अरशद को बताया कि असल में हमारा इरादा जहाज हाईजैक करने का है। यही नहीं, उसने अरशद को साथ देने पर कायल भी कर लिया। अब ये तीनों की किस्मत थी या कुछ और। उस दिन कराची एयरपोर्ट का बैगेज एंड पैसेंजर एक्सरे यूनिट खराब था। यूं हाईजैकर्स का तमाम तर असला आसानी से जहाज के अंदर पहुंच गया। जहाज में कुल 135 मुसाफिर थे, जिनमें एक थे तारिक रहीम, मेजर तारिक रहीम। वो तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुलाजिम थे और अपने वालिद की अचानक मौत की खबर सुनने के बाद अब कराची से अपने घर पेशावर जा रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज पाकिस्तान में उनका आखिरी दिन होगा, बल्कि उनके कातिल को भी दोबारा मुल्क देखना नसीब नहीं होगा। बहरहाल बोइंग 720 2 घंटे की ताखीर से फिजा में बुलंद हुआ। टीपू ने अपने दोनों साथियों से कहा कि अब मेरा कोड नेम आलमगीर है, नासिर का नाम सिराज और अरशद का खालिद रखा गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी, जहाज़ मतलूबा बुलंदी तक पहुंच गया और अब उसका रुख पेशावर की तरफ था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था, लेकिन टीपू हरकत नहीं कर रहा था। वो समझ रहा था जहाज़ में आम लिबास में कमांडोज मौजूद हैं और हाईजैकिंग का ऐलान होते ही उसे पकड़ लिया जाएगा। वो काफ़ी देर तक कशमकश की कैफियत में रहा, यहाँ तक कि जहाज़ मियांवाली के ऊपर पहुँच गया। कुछ ही देर में वो पेशावर की तरफ उतरने वाला था। अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। टीपू को जो करना था फ़ौरन करना था। अचानक वो उठा और सीधा कॉकपिट में घुस गया। पायलट पर उसने पिस्तौल तान कर कहा, यह जहाज़ अब मेरी कमांड में है और अगर किसी ने कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा। इस जहाज़ को सीधा दमिश्क ले चलो। दमिश्क?
जहाज तो कराची से पेशावर तक का फ्यूल लेकर उड़ा था, वो इतना दूर कैसे जा सकता था? यही बात पायलट ने टीपू को बताई कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं है कि हम इसे शाम ले जा सकें। लेकिन हाईजैकर्स के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। उन्हें फ़ौरन जहाज को मुल्क से बाहर ले जाना था और करीब तरीन जगह एक ही थी, काबुल। यानी जिस काम से रोका गया वही काम हो गया। जहाज अगवा होकर वहीं पहुंच गया जहां लाने से मना किया गया था। मुसाफिरों को तब पता चला जब जहाज में टीपू की आवाज़ गूंजी, मेरा नाम आलमगीर है, गौर से सुनो, हम काबुल जा रहे हैं। जो मैं कहूँ उस बात को मानोगे तो कुछ नहीं होगा। जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद में तुम सब मेरे भाई हो। ज़्यादा देर नहीं गुजरी और जहाज काबुल में उतर गया। PIA फ्लाइट 326 काबुल एयरपोर्ट के एक वीरान गोशे में खड़ी हो गई और कुछ ही देर में कंट्रोल टावर को टीपू का पैगाम मिला, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुसल्लह विंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी से है। हमारा मकसद है भुट्टो के खून का बदला लेना और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करना। हम तमाम सियासी कैदियों को रिहा करवाना चाहते हैं। मेरा फ़ौरन डॉक्टर सलाउद्दीन से रब्ता करवाया जाए। डॉक्टर सलाउद्दीन मुर्तज़ा भुट्टो का कोड नेम था। उसकी इतला सबसे पहले अफगान इंटेलिजेंस चीफ नजीबुल्लाह को दी गई, जिन्होंने मुर्तज़ा को फ़ोन करके बताया कि हाईजैक तैयारा तो काबुल आ चुका है। ये सुनकर मुर्तज़ा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो अपने अफगान कनेक्शंस को इस तरह एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब बात मुर्तज़ा के चाहने ना चाहने से कहीं आगे निकल चुकी थी। टीपू जहाज लेकर काबुल पहुंच चुका था। अब किसी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रात होती चली गई और रात 10 बजे मुर्तज़ा भुट्टो नजीबुल्लाह के साथ हाईजैकर से मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। टीपू को जहाज से बाहर बुलाया गया, जहां दुम के नीचे मुर्तज़ा और नजीब ने टीपू से मुलाकात की। टीपू ने काबुल आने की वजह बताई कि जहाज में इतना फ्यूल ही नहीं था, उसे मजबूरन काबुल आना पड़ा। फिर जहाज में मौजूद मुसाफिरों की तफसीलात भी दी और बताया कि 5 अमेरिकन मुसाफिर हैं और एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर भी है। जी हाँ, मेजर तारिक रहीम। उनका नाम सामने आते ही मुर्तज़ा ने कहा, लगता है हमने कोई बड़ी मछली पकड़ ली है, क्योंकि मुर्तज़ा तारिक रहीम को ज़ियाउल हक के करीबी साथी जनरल रहीम का बेटा समझा, जबकि हकीकत ये नहीं थी। तो तारिक रहीम कौन थे? वो असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ADC यानी मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके थे। सन 1974 में भुट्टो साहब जब कबायली इलाकों के दौरे पर गए थे तो तारिक रहीम भी उनके साथ थे। एक जगह अचानक धमाका हो गया तो तारिक रहीम ने छलांग लगाकर भुट्टो को उसके इम्पैक्ट से बचा लिया था। वाकई में एक सेनेटर की जान गई और तारिक रहीम खुद भी जख्मी हुए, लेकिन भुट्टो बच गए। लेकिन किसको मालूम था कि एक दिन आएगा जब अपनी जान पर खेलकर भुट्टो को बचाने वाला भुट्टो के बेटे के हुक्म पर मार दिया जाएगा। जी हाँ, अगवा के कुछ दिन बाद 6 मार्च को सलामुल्लाह टीपू ने तारिक रहीम को कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि उसे कत्ल की इजाज़त मुर्तज़ा भुट्टो ने ही दी थी। टीपू ने तारिक रहीम को 3 गोलियां मारी और जहाज का दरवाज़ा खोलकर उनकी लाश बाहर फेंक दी। भुट्टो के खून का बदला एक मासूम की जान से ले लिया गया। हाईजैकर्स के मुतालबात क्या थे? उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से 55 लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। खैर सगाली के तौर पर बच्चों, ख़वातीन और बीमारों को रिहा कर दिया गया, लेकिन साथ ही धमकी भी दी गई कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम रोज़ाना एक एक मुसाफिर को कत्ल कर देंगे। ये ख़तरनाक धमकी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इतनी आसानी से कैदी छोड़ने पर तैयार नहीं थी। इसलिए डेडलाइन ख़त्म हो गई और कोई कैदी रिहा नहीं किया गया। तब एक दिन मजीद बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी कोई मुतालबा नहीं माना गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। अफगानिस्तान पर दबाव में भी इजाफा हो रहा था और मुर्तज़ा पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अब उन्हें कुछ नया करना था। बिलाखिर जहाज को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क ले जाने का फैसला कर लिया गया। 8 मार्च की रात 10 बजे जहाज एक बार फिर फिजाओं में था, लेकिन खुली फिजाओं में भी आज़ाद नहीं था। अंधेरों को चीरते हुए उस जहाज की अगली मंजिल थी शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क, जहां शामी इंटेलिजेंस का एक सरबरा मोहम्मद अल खोली मुंतजिर था, एक 1.5 होशियार इंटेलिजेंस ऑफिसर। अगर वो ना होता तो शायद ये हाईजैकिंग कभी इतनी कामयाब ना होती। PIA फ्लाइट 326 दमिश्क पहुंची और हाईजैकिंग ड्रामे में एक नया मोड़ आ गया। मोहम्मद अल खोली ने टीपू को मशवरा दिया कि पाकिस्तानियों को मारने की धमकियों से कुछ नहीं होगा। मुतालबात मनवाने हैं तो पहले अमेरिकन मुसाफिर मारने की धमकी दो, कहो कि ये अमेरिकन CIA के जासूस हैं, इसीलिए हम इन्हें एक एक करके मार देंगे। और ये चाल काम कर गई। अमरीकी प्रेशर में आकर बिलाखिर पाकिस्तान ने कैदियों की रिहाई का फैसला कर लिया, लेकिन एक आखिरी कार्ड खेलने के बाद, वो ये कि टीपू के वालिद और नासिर जमाल के भाई को दमिश्क भेजा गया,
ताकि वो हाईजैकर से मुज़ाकरात करें। नासिर ने तो अपने भाई से मिलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन टीपू अपने वालिद से जरूर मिला। जहाज के दरवाजे पर बाप ने बेटे से कहा कि ये सब कुछ खत्म करो, सारे मुसाफिरों को आज़ाद कर दो। टीपू का जवाब हैरत अंगेज था। आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। मेरे बाप का नाम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और माँ का नाम नुसरत भुट्टो, और मेरी ज़िंदगी अब भुट्टो ख़ानदान के नाम है। आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई और बिलाखिर डेडलाइन ख़त्म होने से सिर्फ 20 मिनट पहले हुकूमत पाकिस्तान ने हाईजैकर्स के मुतालबात मान लिए। तमाम कैदियों को रिहा करके शाम पहुंचा दिया गया, जहां मुआहदे के मुताबिक कैदियों और हाईजैकर्स को सियासी पनाह मिल गई। यूं अपने वक्त की तवील तरीन हाईजैकिंग का खात्मा हो गया, जो तकरीबन 13 दिन चली। बदकिस्मत जहाज एक नए हमले के साथ वापस कराची लाया गया और रिटायर कर दिया गया, और रिहा होने वाले मुसाफिर हमले को हुकूमत पाकिस्तान ने पहले उम्रे पर भेजा, जहां से वो 18 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे। 2 मार्च को कराची से निकलने वाले मुसाफिर 16 दिन बाद अपनी मंजिल पेशावर पहुंचे, जहां इस्तकबाल के लिए खुद जनरल ज़ियाउल हक आए हुए थे। रिहा करवाए गए सियासी कैदियों का क्या हुआ? मुर्तज़ा भुट्टो ने उनसे खिताब किया और कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ और मारने के लिए भी। जो मेरे साथ रहना चाहता है मेरे साथ काबुल चले। और 22 अप्रैल 1981 को 54 में से 25 लोग बजरिया दिल्ली काबुल पहुँच गए, और यूं उनकी ज़िंदगी के एक भयानक दौर का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी जेलों में रहते तो शायद 2-3 साल में आज़ादी मिल ही जाती, लेकिन हाईजैकिंग से मिलने वाली रिहाई ने इन्हें सालों की जिला वतनी और बेसरो सामानी दी। रिहा होने वालों में पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का कहना था कि हम लोग हाईजैकिंग के जरिए रिहाई नहीं चाहते थे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती हथकड़ियाँ लगाकर तैयारे में सवार कर दिया गया। बहरहाल इस कामयाब हाईजैकिंग के दौरान एक नया नाम आया, अल जुल्फ़िकार। एक नई तंजीम जिसका मकसद भुट्टो के खून का बदला लेना था और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करना था। तब मुर्तज़ा ने टीपू को भुट्टो शहीद मेडल भी दिया। समझे ये अल जुल्फ़िकार का निशान हैदर था। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, टीपू को अपनी अंधी वफादारी पर अगला तमगा भी मिल गया, सीने पर गोली की सूरत में। मुर्तज़ा का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ था। जो भी कारनामा हो वो पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, लेकिन टीपू मशहूर हो चुका था, इसीलिए मुर्तज़ा ने इसे मंजर से हटाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो टीपू जिसके सर पर हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा इनाम रखा हुआ था, काबुल की सड़कों पर आवारा फिरता नजर आता। ना उसके पास कोई ढंग का घर था, ना ही गाड़ी। इतना कुछ करने के बाद टीपू ये लाइफ डिजर्व नहीं करता था। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी और मुर्तज़ा ने इसे बगावत समझ लिया। दिसंबर 1981 में मुर्तज़ा ने टीपू को मारने का हुक्म दे दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी सज़ा कम करवाई गई, और कम सज़ा ये थी कि टीपू को लीबिया भेज दिया जाए। तब मार्च 1982 में सलामुल्लाह टीपू लीबिया पहुंचा और यहाँ उसे एक ख़तरनाक मिशन पर भेज दिया गया। एक ऐसे मिशन पर जो कामयाब हो जाता तो शायद आज दुनिया की तारीख कुछ और ही होती। ये मंसूबा था फरवरी 1983 में ज़ियाउल हक को कत्ल करने का, वो भी इंडिया में। मिशन के लिए जो 4 लोग सेलेक्ट हुए थे उनमें से 3 दुबई में पकड़े गए, लेकिन टीपू किसी तरह निकलकर अकेला दिल्ली पहुंच गया। यहाँ वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर ज़ियाउल हक को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन वो इंतज़ार करता ही रह गया क्योंकि उस कार्रवाई के लिए उसे असला नहीं पहुँचाया गया। असला पहुँचाने की जिम्मेदारी थी काबुल में मौजूद मुर्तज़ा के करीबी दोस्त प्रोफेसर शनवारी की। यूँ परवेज़ की वजह से टीपू अपने मिशन में नाकाम हो गया। प्लान की नाकामी के बाद टीपू गुस्से से पागल हो गया। 12 मार्च 1983 को काबुल पहुँचा और कुछ दिन बाद परवेज़ शनवारी को कत्ल कर दिया। अफगान इंटेलिजेंस ने 20 मार्च को टीपू और नासिर जमाल को गिरफ्तार किया, लेकिन कोई सबूत ना मिला, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अब अफगान टीपू से जान छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि अब मुर्तज़ा भी काबुल में नहीं थे, वो कहीं दूर शाम में थे। इसीलिए अफगान हुक्काम ने दिल्ली का एयर टिकट देकर टीपू से कहा कि यहाँ से चला जाए और इंडिया जाकर नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन टीपू किसी के इशारे पर चलने वाली चीज़ नहीं था। इसने इंडिया जाने से साफ इनकार कर दिया। तब 28 अगस्त 1983 को अफगान इंटेलिजेंस ने टीपू को घर से उठा लिया और दिल्ली की परवाज़ में बिठाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां उसने बड़ा हंगामा खड़ा किया। एयर इंडिया के काउंटर पर जाकर चिल्लाने लगा, मैं मशहूर हाईजैकर आलमगीर हूँ। कोई एयरलाइन जानबूझकर किसी हाईजैकर को अपनी परवाज़ में नहीं बिठाएगी, इसीलिए एयर इंडिया मेरी सीट कैंसिल करे। अगर ज़बरदस्ती की तो मैं नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दुनिया को बता दूंगा कि इस हाईजैकिंग में नजीबुल्लाह और मुर्तज़ा का क्या किरदार था। ये हरकत करके टीपू ने सब हदें पार कर ली थी। अब उसे ठिकाने लगाना ज़रूरी था। 6 सितंबर 1983 को तो रात गए 5 अफगान कमांडोज उसके घर में दाखिल हुए और गिरफ्तार करके काबुल की बदनाम ज़माना जेल
पुलिस चरखी पहुंचा दिया गया। उस पर परवेज शनवारी के कत्ल का केस चलाया गया और उसे सजाए मौत सुना दी गई और फिर एक दिन फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया। मरते वक्त टीपू की उम्र सिर्फ 28 साल थी। एक सरफिरा जज्बाती कारकुन अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन नासिर जमाल और अरशद अली के साथ क्या हुआ? वो लीबिया गए और हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। आज तक नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं और किस हाल में हैं। अलबत्ता इस हाईजैकिंग में साथ देने वाले नासिर बलोच, अयूब कबाड़िया और सैफुल्ला खालिद पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए। नासिर को 1984 में सजाए मौत दे दी गई, जबकि अयूब और सैफुल्ला को 14 साल की सजा सुनाई गई। PIA के अगवा होने वाले जहाज का रजिस्ट्रेशन था APAZP। रिवाज के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के आखिरी 2 हरूफ जहाज के अगले हिस्से पर लिखे जाते थे, इसीलिए इस जहाज पर लिखा होता था ZP और PIA में इसका निकनेम था जालिम परिंदा। लेकिन इस अगवा के बाद इस जालिम परिंदे के पर काट दिए गए, ZP को रिटायर कर दिया गया। कुछ साल तक ये क्लिफ्टन फनलैंड में भी रखा गया, लेकिन बाद में स्क्रैप में बेच दिया गया। वैसे जहाज की एक एयर होस्टेस को 1985 में फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन ने हीरोइज्म अवार्ड भी दिया। नायला नज़ीर की उम्र सिर्फ 19 साल थी और उन्हें एयर होस्टेस बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन उस हाईजैक के दौरान उन्होंने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। दमिश्क में उन्हें हाईजैकर्स ने रिहा कर दिया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और आखिर तक जहाज में ही रही। मुर्तज़ा भुट्टो का खानदान आज भी ये बात मानने से इनकारी है कि हाईजैकिंग अल जुल्फ़िकार का कारनामा थी, बल्कि कहते हैं कि हाईजैक फौजी हुकूमत का ड्रामा था और सलामुल्लाह टीपू उनका एजेंट था। मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा कि ये सब पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया। हाईजैकर्स जिया के एजेंट थे जिन्होंने अपना मकसद हासिल किया, क्योंकि उससे सारा नुकसान पीपल्स पार्टी का हुआ और ज़ियाउल हक का इक़्तिदार और मजबूत हो गया। फातिमा भुट्टो की मालूमात का जरिया उनके वालिद के करीब तरीन दोस्त सुहेल सेठी थे, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो के दूसरे करीबी साथी राजा मोहम्मद अनवर और ख्वाजा आसिफ जावेद यही कहते हैं कि ये काम अल जुल्फ़िकार का ही था और प्लान मुर्तज़ा भुट्टो ने बनाया था। हकीकत क्या है शायद कभी पता ना चले, लेकिन इस पूरे वाक़ये से ये हकीकत ज़रूर सामने आ गई कि लीडर्स और कारकुनों की नफ्सियात में बड़ा फ़र्क होता है। सियासतदान हर कीमत पर अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही अदना क्यों ना हो, और इस मकसद के हुसूल के लिए कारकुनों का इस्तेमाल करते हैं और करते ही चले जाते हैं। लेकिन लीडर्स की एक रेड लाइन होती है, जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी, फिर चाहे वो सलामुल्लाह टीपू हो, नासिर जमाल या अरशद अली खान हो।